नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या हमारे देश में एससी एक्ट को कमज़ोर किया जा रहा है। एससी एक्ट आप सभी ने नाम सुना होगा, एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। कारण क्या है? देखिए, समय समय पर हमारा जो न्यायालय है यह अनेक अपरिभाषित कानूनों या फिर अनेक संविधान के प्रावधान जो पूरी तरह से परिभाषित नहीं है उनके परिभाषित करने का कार्य करता है और उन्हें स्पष्ट रूप देता है ताकि आने वाले समय में कभी किसी को कोई परेशानी ना हो। ठीक उसी प्रकार एक मामला सामने आया है जो एससी एक्ट से संबंधित है, क्योंकि एक मामला न्यायालय के पास पहुंचा था। क्या है वह पूरा मामला और क्या है बातें एससी एक्ट की जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो लेकिन उस सबसे पहले मामला क्या है समझते हैं। तो देखिए, अभी मामला जो था यह सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह स्पष्ट किया कि देखिए, जब कभी भी कोई मामला एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट के तहत दर्ज किया जाता है तो उसके पहले ज़रूरी आपको यह समझ लेना है कि वह मामला जाति सूचक होना चाहिए। यानी कि व्यक्ति को अगर टिप्पणी की गई है या फिर कोई वाक्य कहा गया है या किसी भी रूप में उसका दुर्व्यवहार हुआ है तो ज़रूरी होना चाहिए कि वहाँ पर जाति का स्पष्ट उल्लेख हो। यदि जाति का उल्लेख नहीं है, जाति सूचक शब्द नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मामला इस अधिनियम के तहत दर्ज नहीं किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मामला क्यों पहुंचा है यहाँ पर। तो जनरली कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को बेवकूफ़, मूर्ख या फिर चोर कह दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह चाहते हैं कि उस पूरे की पूरी घटना को इस अधिनियम के तहत दर्ज करते हुए व्यक्ति को सजा दी जाए। तो देखते हैं क्या है पूरा का पूरा मामला और न्यायालय ने क्या क्या बातें कही हैं जो आपके लिए समझना ज़रूरी है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि देखिए, प्रीलिम्स में जो एक प्रश्न आ सकता है वह कुछ इस प्रकार का रहेगा, क्योंकि आजकल यूपीएससी मेनली कॉन्सेप्ट पर फोकस कर रहा है। लेकिन कॉन्सेप्ट पर फोकस करने के साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि यह पूरा मामला आपके मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग समय पर न्यायपालिका जब जब किसी बात को परिभाषित करती है तो ऐसी स्थिति में यदि आप उस बात को अपने आंसर में शामिल कर लेते हैं तो आपका आंसर और अधिक अच्छा हो जाता है। मामला क्या है आप समझते हैं। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि जब कभी भी एफआईआर दर्ज की जाती है तो बहुत जगह पर न्यायालय ने नोटिस किया है कि जिस व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज की है उस व्यक्ति को बताया ही नहीं गया है कि शब्द क्या कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए इत्यादि इत्यादि कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को, यानी कि जो इत्यादि व्यक्ति है वह सवर्ण है लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वह अनुसूचित जाति का है। अब आपके बीच में कोई आपस में नोकझोंक हुई, आपने कुछ बातचीत हुई, तो इत्यादि जो सवर्ण जाति का व्यक्ति था उसने अनुसूचित जाति के व्यक्ति को कुछ शब्द कह दिए। लेकिन मामला पहुंचा पुलिस के पास, लेकिन व्यक्ति ने पुलिस को यह बताया ही नहीं शब्द क्या कहेंगे। चलिए मान लीजिए एक स्थिति में बता भी दिया, तो उस सब के बावजूद जो भी अधिकारी था उसने उस पूरे स्टेटमेंट को नहीं लिखा। उसने उसको शॉर्ट करते हुए इतना लिख दिया कि देखिए, जातिगत मामला था और जातिगत मामले के तहत अभद्र भाषा या अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया। अब हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है वह कैसी है? कभी किसी को न्याय मिलता है 5 वर्षों में, किसी को 10 वर्षों में, किसी को 30 वर्षों में नहीं मिल पाता। तो न्यायालय ने स्पष्ट किया कि देखिए, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब कभी भी मामला दर्ज हो तो मामले में हर एक बात आपको स्पष्ट करनी है और जो वाक्य कहे गए हैं, जो बातें कही गई हैं वो स्पष्ट रूप से वहाँ उल्लिखित होनी चाहिए, ताकि जो भी चार्जिंग ऑफिसर है यदि वो बदल जाए या जजेस चेंज हो जाए तो उस सब के बावजूद जो भी व्यक्ति उस मामले को समझना चाहे वो पूरी तरह से अच्छे से समझ सके और वह मामले पे अंतिम निर्णय ले सके। ऐसा नहीं है कि आपने एफआईआर दर्ज की और वहां पर लिख दिया कि देखिए, अपमानजनक भाषा या अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ था, अब इसको किस रूप में लिया जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि जिस व्यक्ति का मामला है वह व्यक्ति खुद ही स्वर्ग से धार गया है, तो क्या हो उस मामले का। तो चीज़ें अस्पष्ट रहती हैं, इसी वजह से न्याय में कहीं ना कहीं विलंब हो जाता है। तो ज़रूरी है कि एफआईआर स्पष्ट रूप से दर्ज की जाए। वहीं एक बात ध्यान रखना है कि कभी ऐसा नहीं हो कि अपमानजनक भाषा को आधार बना करके ही मामला दर्ज कर लिया जाए। यदि उसमें कहीं भी जाति का उल्लेख है तो मामला दर्ज किया जाएगा एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के तहत, और अगर जाति सूचक शब्दों का उल्लेख नहीं है तो वह सामान्य अपमान के रूप में लिया जाएगा और उसके तहत कार्रवाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ देखी गई कि कई बार सार्वजनिक रूप से लोगों को बोल दिया जाता है कि आप बेवकूफ़ हैं, आप मूर्ख हैं या आप चोर हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि यदि ये बात सामान्य रूप से कही गई है तो देखिए, यह हो गया एक समावेशी अपमान और यह जो है कहीं भी जाति संबंधित नहीं है। तो इस मामले के तहत हमारे समाज का हर एक व्यक्ति चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, हर एक व्यक्ति चार्ज होगा। और जनरली क्या होता है कि जो एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है वो एक एससी या एसटी कम्युनिटी को, व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि वह किसी सवर्ण व्यक्ति के विरुद्ध मामला दर्ज करा पाए यदि ऐसी कुछ घटना होती है तो। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि सवर्ण व्यक्ति इस अधिनियम का प्रयोग करते हुए ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं कर सकता। वहीं यदि दोनों व्यक्ति सेम समुदाय के हैं,
SC/SC हैं या फिर ST/ST हैं, तो ऐसी स्थिति में भी यह जो केस है यह एप्लीकेबल होता ही नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी व्यक्ति को सामान्य रूप से बेवकूफ़, मूर्ख या चोर कह दे रहे हैं तो यह एक समावेशी अपमान है और इसमें सब शामिल होंगे। लेकिन यदि इसके तहत आप जाति को जोड़ देते हैं, एक किस्सा बीते दिनों को बताता हूं क्या हुआ था। आप सभी को यह बात याद होगी कि राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था एक सभा में, और उन्होंने यह कहा था कि आप एक चीज देखिए कि एक ही समुदाय के लोग या एक ही तरह के लोग सारे चोरी क्यों कर रहे हैं, है ना। उन्होंने इस तरह से कहा था और कहा था कि सबका नाम मोदी मोदी क्यों है। तो इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट को जितने भी मोदी समुदाय थे उन समुदाय के प्रति अपमानजनक माना गया था, जिसके बाद पूरी कार्यवाही हुई थी। तो आप किसी पर्सन को इंडिविजुअली कह देते हैं तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आप जाति को या किसी समुदाय को जोड़ते हुए कहेंगे तो मामला फिर गंभीर हो सकता है। इस बात का भी ध्यान रखा जाए। तो उन्होंने कहा कि यदि सामान्य रूप से कहा गया, इसमें सब शामिल है। यहाँ पर एक सवर्ण व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति के या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के विरुद्ध भी मामला दर्ज करा सकता है। ये बात ध्यान रखने वाली होगी। क्लियर है बात सारी की सारी। इसको समावेशी अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया और जाति सूचक से बाहर कर दिया गया। इसके साथ साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि यदि इस प्रकार के कृत्य कभी भी होते हैं तो सब लोग समान रूप से दोषी होंगे। वहीं न्यायपालिका ने एक बात और स्पष्ट की कि देखिए, यदि कभी भी कोई घटना होती है तो उस घटना को सार्वजनिक रूप देने के लिए जरूरी है कि आप पारिवारिक रूप से साक्ष्य या फिर गवाह प्रस्तुत ना करें। कभी कभी क्या होता है कि मामला हुआ है, घटना हुई है, अब घटना ऐसी जगह पर हुई है कि जहां पर कम लोग उपस्थित थे। अब कम लोग उपस्थित थे, क्या हुआ कि भाई जब न्यायालय में मामला गया तो न्यायालय ने आपसे कहा कि देखिए गवाह को लेके आइए। तो पूछा कि गवाह कौन? जी, गवाह जो है यह पीड़ित की पत्नी है या गवाह जो है वह पीड़ित का बेटा है। तो न्यायालय ने नोटिस किया कि चक्कर क्या है, ये मामला तो एक ही घर में घूम रहा है, एक घर का व्यक्ति ही पीड़ित है और वहीं के बाकी लोग गवाह हो गए। तो ऐसी स्थिति में यह होता है कि भाई जो न्यायपालिका है या जो न्यायिक पूरी प्रक्रिया चल रही है वो लगता है कि निष्पक्ष नहीं है। आप एक व्यक्ति के साथ पक्षपातपूर्ण हो रहे हैं और दूसरे व्यक्ति को तो ऐसी स्थिति में दोषी हो रहा ही होना है, क्योंकि जो पीड़ित है वह व्यक्ति जिस परिवार का है, गवाह भी उसी परिवार के हैं। तो न्यायालय ने कहा कि देखिए, यदि पारिवारिक रूप से कोई घटना होती है, परिवार के लोग बैठे हैं, वहां कुछ कह दिया जाता है, तो आप इसको सार्वजनिक उपस्थिति नहीं मानेंगे। अपमान जब होता है, जब पहली बात तो वह सार्वजनिक हो, यानी कि अनेक लोग वहां इकट्ठे हों और आपने जिन बातों को बोला है वह सबने सुना, या फिर आपने लिखित रूप में कोई ऐसा काम किया है जिससे किसी समुदाय का या किसी जाति का या किसी जाति के किसी व्यक्ति का अपमान हुआ है। तो इस तरह की इन्होंने परिभाषा दी और पारिवारिक उपस्थिति को मान्यता देने से मना कर दिया। यह पूरा मामला था करंट अफेयर का। तो जिसके बाद यह डिबेट चलने लग गई थी कि क्या न्यायपालिका इस प्रकार से जो हमारा यह कानून है, यानी कि अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों को जो अधिकार मिले हैं, जैसे कि उनका एक अधिकार आरक्षण है, अन्य वर्गों के साथ समानता स्थापित करना है, या फिर इस अधिनियम के माध्यम से उन्हें सुरक्षा मिलना है, उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है और उनके इस अधिनियम को, कानून को कमजोर करने का प्रयास चल रहा है। आप लोग का क्या मानना है? न्यायपालिका ने जो स्टेटमेंट दी, क्या वह स्टेटमेंट सही थी, कहीं पक्षपातपूर्ण रही है, या कोई कानून कमजोर हो रहा है, या फिर ऐसा ही होना चाहिए व्यवस्था में? आप लोग क्या मानते हैं जरूर कमेंट करें। वहीं इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि हम लोग कुछ बातें इस अधिनियम की भी कर लें, क्योंकि ये अधिनियम इतना महत्वपूर्ण है, अनेक बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो जरूरी है कि आप लोग इस पर एक सामान्य समझ विकसित कर लें। देखिए, यह जो अधिनियम है, यह अधिनियम संसद में आया था 11 सितंबर 1989 को। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो इतना था कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, उनकी जो पुरानी एक प्रथा है उनके साथ में, यानी कि उनको प्रताड़ित करना, उनका शोषण करना, उनको समाज का एक अलग हिस्सा मानना, उनको अशुद्ध मानना, यह सब कुछ खत्म हो जाए। हालांकि उनका शोषण हुआ है तो उनको कुछ विशेष अधिकार मिलेंगे, लेकिन वह भी भारत के इस लोकतंत्र में सभी चीज़ों के समान हकदार हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसी सभी उद्देश्यों के कारण यह अधिनियम संसद में लाया गया था, जो पूरे देश में 30 जनवरी 1990 से लागू हो गया था। हालांकि जिस समय यह लागू हुआ था जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था, लेकिन आज के समय में यह पूरे देश में लागू है। चलिए, इसको क्यों लाया गया था? क्योंकि इस समय हमारे जो अन्य कानून थे, जैसे कि सिविल अधिकार कानून 1955 या फिर भारतीय दंड संहिता 1860, यह पूरी तरह से खरे नहीं उतर पा रहे थे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की सुरक्षा में या उनके अधिकारों की रक्षा में। तो ऐसी स्थिति में मामला गंभीर था। तो जितने विशेषज्ञ थे उनका मानना था कि भाई यह जो SC और ST समुदाय हैं, इनके लिए एक पृथक कानून होना चाहिए जो सिर्फ इनकी रक्षा की बात करेगा। तो इसी वजह से यह पूरा कानून आया, और जिस समय यह कानून आया इसमें 22 अत्याचारों को शामिल किया गया था। अब हम लोग बात कर रहे थे टिप्पणियों की, है ना। 22 अत्याचार शामिल है, तो 22 अत्याचारों में सब चीज़ें शामिल हैं जो भी अत्याचार इन लोगों के साथ हो सकते हैं,
चाहे आप टिप्पणी करें, चाहे उसमें मारपीट का नाम दिया जाए, या जबरदस्ती शवों को उठाने का काम इनसे करवाया जाए, या मेला जबरदस्ती ढुलवाया जाए। इसके साथ साथ ही कई बार ऐसा होता है कि पूरे समुदाय को या किसी व्यक्ति के साथ मारपीट की जाती है, उसका अपमान किया जाता है, वह सब भी इसमें शामिल है। कई बार हमने घटनाएं नोटिस करी हैं कि किसी महिला का बलात्कार सिर्फ इस वजह से हुआ था कि वह किसी एक विशेष समुदाय से जुड़ी हुई थी। तो ऐसी स्थिति में जितने भी विशेषज्ञ थे उनको लगा कि नहीं, ऐसा एक कानून होना चाहिए। हालांकि हमारे देश की एक स्थिति यह भी है कि कानून होने के बावजूद मामले नहीं थमे। ऐसा कानून है, पर आज भी अगर आप अखबार पढ़ रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, तो ऐसे अनेक मामले आप लोग पढ़ सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। कहीं पर ऐसा होता है कि कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तो उसको घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता। कहीं पर ऐसा भी होता है कि कोई अनुसूचित जाति की महिला है तो उसको सार्वजनिक जगह से पानी नहीं भरने दिया जाता। कहीं ऐसा भी होता है कि कोई अनुसूचित जाति की महिला है तो उसके साथ रेप किया जाता है सामूहिक रूप से, या फिर उसको बहला फुसला करके पकड़ के लेके चले गए हैं। ऐसे अनेक मामले हम समाचारों में आए दिन देखते ही रहते हैं। क्लियर है बात? तो कानून होने के बावजूद कोई बहुत अधिक लाभ नहीं हो रहा है हमारी व्यवस्था के अंदर। ठीक है, अब यह जो 22 अत्याचार 1989 में शामिल किए गए थे, इनकी संख्या आज के समय में 47 है, क्योंकि वर्ष 2015 में सरकार ने एक संशोधन किया। उनको लगा कि अभी भी पूरी तरह से सभी चीज़ें शामिल नहीं है, तो कुछ नई बातें शामिल की, जिससे कि इसके तहत अत्याचारों की संख्या बढ़ गई और 47 हो गई। इसके साथ साथ यहाँ पर एक व्यवस्था की गई है कि जिस तरह से अपराध नहीं रुक रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, तो सरकार ने एक सहायता राशि रखी हुई है। अलग अलग मामलों में जो भी पीड़ित होगा उसको 45,000 रुपये से 8.5 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। यह व्यवस्था यहाँ पर की हुई है। ठीक है, और यहाँ साथ यहाँ पर एक व्यवस्था यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति दोषी होगा तो उसको कम से कम 1 वर्ष की सजा होगी। 1 वर्ष इसीलिए यदि छोटा अपराध है, आपने कुछ बातें कही हैं, तो ऐसी स्थिति में 1 वर्ष। लेकिन आपने कोई गलत काम कर दिया है, जानबूझ के आप मेला डुबवा रहे हैं, उसके घर में अशुद्ध सामान फेंक दे रहे हैं, या फिर उसका सार्वजनिक रूप से बहुत अधिक अपमान कर रहे हैं। आपने इतना अधिक अपमान कर दिया कि व्यक्ति ने जाके आत्महत्या कर ली। आपके अपमान से आत्महत्या हुई तो आत्महत्या नहीं होगी, इसको हत्या कहा जाएगा। या फिर रेप वाला मामला ही हो सकता है। तो देखिए उन सब में क्या होगा कि जो रेप के लिए निर्धारित सजा है वही सजा दी जाएगी, जो मर्डर के लिए निर्धारित सजा है वो सजा दी जाएगी, जो कि अधिकतम होगी अपने स्तर पर। यह उल्लेख यहाँ पर किया हुआ है। हालांकि बहुत सारे लोग समाज में ऐसे भी होते हैं जिनको कानून के बारे में पता होता है, तो वह क्या करते हैं, अधिकारों का, इन कानूनों का दुरुपयोग करते हैं। तो सरकार चाहती है दुरुपयोग ना हो, इसी वजह से यहाँ पर यह भी प्रावधान है कि देखिए यदि कहीं ऐसा पाया गया कि आपने आरोप लगाया है, झूठा आरोप है, सिर्फ आप बदला लेना चाहते थे या उस व्यक्ति को परेशान करना चाहते थे, तो ऐसी स्थिति में 6 महीने से 1 वर्ष तक की सजा SC समुदाय के या ST समुदाय के व्यक्ति को ही हो जाएगी। ये कुछ जरूरी होते हैं सेफगार्ड लगाना, ताकि अधिकारों का, कानूनों का कोई व्यक्ति दुरुपयोग ना कर ले, है ना। जैसे कि हम देखते हैं कि प्राचीन व्यवस्था चली आ रही थी, कुछ लोग दुरुपयोग कर रहे थे अधिकारों का, जिससे कि दूसरों का शोषण हो रहा था। तो यही माना जाता है कि आपके अधिकार की सीमा वहां जाके खत्म हो जाती है जहां से दूसरे व्यक्ति का अधिकार शुरू हो जाता है। तो इन बातों का आपको जरूरी है कि आप विशेष ध्यान रखें। इन सभी बातों के साथ आपको समझना है कि आज के समय में यदि कभी कोई मामला दर्ज किया जाता है SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के तहत, तो वह मामला न्यायालय में चलने की जगह विशेष न्यायालयों में चलता है, जो खास तौर पे इन्हीं सब चीज़ों के लिए बनाए गए हैं। सार्वजनिक रूप से नहीं चलाया जाता या अलग न्यायालयों में नहीं चलाया जाता, क्योंकि वहाँ पर पहले तो लोड ज़्यादा है, और ऐसा माना जाता है कि यदि यह केस भी वहाँ चलेंगे तो संख्या बढ़ जाएगी और न्याय में डिले होगा। तो इसीलिए विशेष न्यायालयों की व्यवस्था की गई थी। सारे के सारे काम अब यहीं होते हैं। यह मामले, इस मामले में भी खास है कि जब कभी भी पुलिस को ऐसी कोई सूचना मिले तो आप पहले FIR दर्ज करेंगे, यह आदेश है। FIR दर्ज करने के बाद एक पुलिस ऑफिसर होगा जिसके पास जिम्मेदारी होगी कि वह मामले की जांच करे, और मामले की जांच करते हुए यह देखे कि जो भी बात कही गई है वो सत्य है या झूठ है या किसी आपसी रंजिश के तहत चल रहे हैं। यदि यह अधिकारी यह पाता है कि सब चीज़ें सत्य हैं तो मामला न्यायपालिका में पहुंचता है और विशेषकर न्यायालयों के तहत सारा काम होता है। यदि झूठे होते हैं तो फिर FIR बाद में रद्द कर दी जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ ही यह मामले इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पर अग्रिम जमानत की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने काम कर दिया, आपको पता है कि मैं दोषी होऊंगा ही होऊंगा, इसलिए पहले ही अग्रिम जमानत डाल दो और बाहर रहो, है ना। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जमानत आप अग्रिम रूप से नहीं ले सकते, और जमानत की जितनी भी बात होगी यह बात आपको न्यायालय में जाकर के करनी है। इसके अलावा आप कहीं भी इसके लिए कोई बातचीत नहीं डाल सकते। ठीक है, अंतिम निर्णय वहीं लिया जाएगा। तो यह अभी वर्तमान में खास व्यवस्था चल रही है। अगर हम देश में स्थिति समझें कि समुदाय के साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, तो देखिए NCRB का डाटा है हमारे पास में, और NCRB का डाटा यह बताता है कि वर्ष 2015 से 2020 के बीच में जो भी अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं, उन महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले बढ़े हैं, और यह 45% तक की वृद्धि देखी गई है।
कहाँ पे? 2015 से 2020 के बीच में, यानी कि मात्र 5 सालों के बीच में इतना अधिक आंकड़ा बढ़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना अधिक गंभीर है। वहीं इसके अलावा हम एक दूसरी स्थिति पाते हैं कि वर्ष 1991 से वर्ष 2021 के बीच में एससी समुदाय के विरुद्ध इस प्रकार की घटनाओं में 177.6% की वृद्धि देखी गई है, जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा है। तो यानी कि आप सभी जानते हैं कि अखबारों में, समाचार पत्रों में घटनाएं आती हैं तो मामले गंभीर है और यह अपराध अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिस पे अंकुश लगाना ज़रूरी है। हालांकि हमारे देश में एक स्थिति यह भी बनी हुई है कि मामले बहुत अधिक हैं, तो इसी वजह से सब चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही है। जैसे कि दोष सिद्धि मात्र 15.4% केसों में हुई है, लेकिन हमारे देश में लगभग 90.5% मामले जो है वह आज भी लंबित पड़े हुए हैं। इसके साथ साथ एक खास बात देखने में यह आई है कि कुल लंबित मामलों में से 5,347 मामले झूठे भी थे। तो बहुत सारे लोग दुरुपयोग करते हैं और दुरुपयोग की स्थिति में क्या सज़ा होगी यह मैंने आपको बता भी दिया है। ठीक है, कई केस ऐसे भी आए हैं जो सच्चे थे लेकिन उनमें साक्ष्य पर्याप्त नहीं थे, जिनकी संख्या 2150 है। वहीं कई केस ऐसे आए जिसमें तथ्यों की गलती थी, 869। तो हर एक प्रकार का मामला हमारे देश में चल रहा है, जैसा कि हम देख सकते हैं। ठीक है, तो जिस प्रश्न के साथ हमने कहानी शुरू की थी, क्या थी वो, कि क्या हमारे देश में एससी एक्ट को कमज़ोर किया जा रहा है? आप लोग का क्या मानना है, किया जा रहा है या नहीं? अब आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। न्यायपालिका ने जो कहा वो सही कहा या गलत, ये भी आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ ही जो प्रश्न का आंसर है यह भी आप लोग मुझे कमेंट में ही आंसर देंगे, क्योंकि अब मुझे लगता है कि सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं आप लोग को। इसके साथ साथ ही ये बात भी ध्यान रखिएगा कि मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, तो इसलिए ज़रूर इससे जुड़ी हुई सभी बातें आप लोग अपने पास में नोट डाउन करके रख लें। जब भी आप लोग आगे कहीं भी मेंस लिख रहे हैं, चाहे स्टेट पीसीएस के एग्जाम में या फिर यूपीएससी के अंदर, इन बातों को लिखेंगे तो गारंटी है कि एग्जामिनर आपको अपने आप ही अच्छे अंक देकर जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। हालांकि आपको आंसर भी चाहिए होगा तो देखिए वह आपकी स्क्रीन पर है। और इसके साथ साथ आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि वीडियो पसंद आई है, टॉपिक अच्छा लगा है और आपने कुछ नया सीखा है तो लाइक की विदा नहीं जाए, बाकी साथियों तक ज़रूर शेयर करें। फिर अगली वीडियो में कुछ बात करेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।